सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमल शर्मा और मैं आप सभी का एडुएक्सिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं करंट अफेयर्स जो हमारे वीकली रहते हैं उसमें 6 to 11 मई के जो हमारे करंट अफेयर्स है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, जो कि मल्टीपल सोर्सेज यानी न्यूज़पेपर हो गया, आपके जो न्यूज आर्टिकल्स हो गए, या इसके साथ साथ हमारे पास जो मैगजीन्स होती है उनके द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर देने का प्रयास किया जाता है ताकि आपकी जो है वो तैयारी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज अ नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस। ये काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है कि वियतनाम ये चाहता है कि उसे जो है वो नॉन मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस जो है वो मिल जाए। तो पहली बात तो ये है कि मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, और ये स्टेटस मिलने से क्या होता है। अगर बात करें हम मार्केट इकोनॉमी की, सबसे पहले तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें चीजें जो है वो मार्केट डिसाइड कर रहा है, यानी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रहा है। जैसे मान लो आपकी करेंसी बेहतर होनी है या खराब होनी है, ये चीज जो डिसाइड की जाती है वो मार्केट के द्वारा डिसाइड की जाती है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान लो वियतनाम की गवर्नमेंट है तो अपने चीजों को इस तरीके से मोल्ड करेगी ताकि वो सिर्फ उसको बेनिफिट करे, बाकियों को बेनिफिट ना करे। तो ये स्टेटस जो है यूएसए देता है, और अगर ये स्टेटस यूएसए देता है तो इसका मतलब है मल्टीपल उस पे जो है वो रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। तो वियतनाम सीक्स ए चेंज फ्रॉम अ नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस टू अ मार्केट इकोनॉमी इन द यूएस, एमिंग टू अवॉइड हाई इंपोर्ट टैक्सेस। क्या होता है कि अगर आपको नॉन मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस मिला हुआ होता है तो यूएस और उसके जो अलाई देश होते हैं वो काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं ताकि जो वो बेनिफिट दे रहे हैं उसको जो है वो एडजस्ट किया जा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे चाइना जैसे देश क्या करते हैं, अपनी करेंसी को बढ़ावा देने के लिए जबरदस्ती अपनी करेंसी को गिराते हैं ताकि उसके एक्सपोर्ट बढ़े। तो क्या करती है यूएसए जैसी कंट्रीज, उन पे जो है एंटी डंपिंग ड्यूटीज जो है वो लगाती है ताकि उस चीज को हम एडजस्ट कर सके। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है? जैसे लिखा है यूएस डेजिग्नेटेड इकोनॉमी, जिनको भी ये मिलता है वो बहुत सारे क्राइटेरिया पे मिलता है, जैसे करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, वेज डोमिनेशन, एफडीआई, स्टेट कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट जैसी चीजों पे मिलता है। और वियतनाम चाहता है कि उसे जो है वो नॉन मार्केट इकोनॉमी के स्टेटस से हटाकर मार्केट इकोनॉमी का दिया जाए। क्लियर है नहीं क्लियर है कि मार्केट और नॉन मार्केट इकोनॉमी में फर्क क्या होता है, कौन इस चीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये जब G20 की मीटिंग चल रही थी तब भी मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा रिकैप में फिर भी आपको करा दूं क्योंकि एक दो एग्जाम में ये आ भी चुका है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है, कब बना है, किसके बोलने पे बना है, क्या इसका होता है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो हमारे पास लॉन्च हुआ है वो कब लॉन्च हुआ है, हमारे पास G20 प्रेसिडेंसी जब भारत ने करी थी, यानी लास्ट ईयर भारत ने जो है इस इनिशिएटिव को तो लॉन्च किया था ताकि विश्व के जितने भी देश हैं उनको जो है वो बायोफ्यूल की तरफ जो है उसकी एडॉप्शन के लिए जो है वो क्या किया जा सके, मोटिवेट जो है वो किया जा सके। इट यूनाइट्स मेजर बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो भी मेजर बायोफ्यूल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, जैसे यूएसए होगा, ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, ये सभी लोग जो है इसका अभी तक कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 19 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव कमिटेड टू ज्वाइनिंग और सपोर्टिंग द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितनी कंट्रीज हैं उसका। हो सकता है विच आर द फॉलोइंग कंडीशन रिगार्डिंग द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस आर करेक्ट। इट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 2022, लॉन्च्ड ड्यूरिंग द G20 मीटिंग होस्टेड बाय इंडिया, या लिख दिया कोई ब्राजील ही लिख दिया ऑप्शन। करंटली इतने कंट्री, इतने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको ज्वाइन किया है। तो आप इस तरीके का सवाल जो है वो अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये तो सिर्फ मीटिंग थी, एक प्लान आया था उसका कि कैसे करना है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट करने लायक नहीं है। ये तो कंटेक्स्ट डेवलप किया गया था कि किस कंटेक्स्ट पे ये सवाल आ सकता है। ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में जो चीजें यहाँ पे लिखी है ये आपको नोट डाउन करने लायक है कि कब आया है, किसकी प्रेसिडेंसी में आया था, कितने देश जुड़े हैं, कितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसका हिस्सा है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आपसे जरूर एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। ड्रिप प्राइसिंग, ये आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल था और न्यूज़पेपर में भी आया था, इंडियन एक्सप्रेस में भी ये यही फोटो जो है सेम इंडियन एक्सप्रेस में भी आई थी। और बोला गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है वो ड्रिप प्राइसिंग के खिलाफ जो है वो सख्त होने वाली है। तो पहले पता होना चाहिए कि ड्रिप प्राइसिंग क्या होती है और इससे होता क्या है, मतलब ये क्यों जो है वो कंज्यूमर अफेयर उस पर जो है वो रो रहा है, या क्यों उस पर कंज्यूमर अफेयर जो मिनिस्ट्री है वो एक्शन लेने की बात करिए। ड्रिप प्राइसिंग का मतलब होता है इज अ टेक्टिक। कंपनीज क्या करती है, इसको एक टेक्टिक इस्तेमाल करती है। क्यों? वेयर ओनली पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट प्राइस इज एडवर्टाइज विद एडिशनल चार्जेस रिवील्ड लेटर। इट इज यूज्ड टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड हैज बीन लेबल्ड एज अ डार्क पैटर्न अंडर द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स 2023। इसका मतलब ये होता है कि जो ड्रिप प्राइसिंग होती है कि जब वो प्राइसेस बताते हैं कंपनीज, तो बताते हैं कि भाई इसका प्राइस, जैसे मान लो ये शूज है, इसका प्राइस 4700 है। लास्ट में जब आएगा तो वो बोलेगा कि 5130 है, क्योंकि ये चार्जेस जो है उसने इसमें इंक्लूड नहीं किए।
ताकि आपको कम प्राइस दिखाकर पहले तो उस चीज के लिए अट्रैक्ट किया जा सके और बाद में जब बिल बने तो वो आपसे ज्यादा पैसा जो है वो हड़प सके। इसको हम बोलते हैं ड्रिप प्राइसिंग। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर बोलता है कि ये जो हमारी गाइडलाइंस है प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स रूल्स उसके अगेंस्ट जाती है, इसलिए जो है इनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनका भी वायलेशन हो रहा है। आप पहले उनको ल्योर कर रहे हो और प्रोडक्ट जब बेच रहे हो तो उससे काफी ज्यादा प्राइसेस में बेच रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिप प्राइसिंग बोलते हैं। देखो अगर आपको कंफ्यूज करना तो इसमें क्या लिखेगा, व्हेन देयर इज अ डिप इन द प्राइस इट्स कॉल्ड ड्रिप प्राइसिंग। क्योंकि ड्रिप से इतना कुछ आइडिया आपको लग नहीं रहा है कि क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो सकता है। तो ड्रिप प्राइसिंग यानी सिर्फ आपको क्या चीज दिखाई जाएगी, प्राइस दिखाया जाएगा, एडिशनल चार्जेस की भी, हैंडलिंग चार्जेस कितने, शिपिंग चार्जेस कितने, ये कितने, वो कितने, वो कुछ नहीं बताया जाएगा, ताकि आपको ट्रैप किया जाए और फिर अपनी मर्जी से जो है चार्जेस एक्स्ट्रा लगा के आपको जो है प्रोडक्ट जो है वो चिपका दिया जाए। तो ड्रिप प्राइसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली द टर्म नेम ड्रिप प्राइसिंग सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, समझ गए? इसलिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने इसके खिलाफ जो एक्शन लेने की बात करी, क्योंकि एनवायरमेंट के सवाल ज्यादा आते तो एनवायरमेंट से रिलेटेड ये कैंपेन है। क्या कैंपेन है उत्तराखंड गवर्नमेंट का? पिरूल लाओ पैसे पाओ। क्या है? पिरूल लाओ पैसे पाओ। ये होता क्या है? पाइन ट्री लीव्स को बोलते हैं पिरूल। जो पाइन ट्री होता है उसके लीव्स, उसकी पत्तियों को क्या बोलते हैं? पिरूल बोलते हैं। रिसेंटली क्या हो रहा है कि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर जो है देखने को मिल रही है, और क्योंकि फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है तो एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि फॉरेस्ट से ना सिर्फ जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज है वो खत्म होते हैं, बल्कि जो जीव जंतु भी जो है उनको भी बड़ा लॉस होता है। तो क्या किया उत्तराखंड सरकार ने जो है कि पिरूल लाओ और पैसे पाओ जो है वो कैंपेन स्टार्ट किया है। द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पिरूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन टू कंटेन द रीजिंग फॉरेस्ट फायर इन द स्टेट। समझ गए नहीं तुमने? तो आ सकता है कि ये कैंपेन किससे जुड़ा हुआ था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये फूड डिमकाना आपके पास ऑप्शन में लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि किस स्टेट का, यही पूछेगा वो पूछेगा कि पिरूल लाओ पैसे पाओ टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, टू प्रमोट फलाना ढिमकाना। क्योंकि पिरूल लाओ कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा है कि पिरूल क्या ही होगा। अंडर द पिरूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन द लोकल यूथ एंड विलेजेस विल कलेक्ट ड्राई पिरूल यानी पाइन ट्री लीव्स इन द फॉरेस्ट एंड टेक देम टू द डेजिग्नेटेड पिरूल कलेक्शन सेंटर। The Tehsildar in their respective areas will manage the Pirul collection center under the supervision of the sub-divisional magistrate. The Pirul will be weighed and stored at the collection center, and the villagers or the youth will be paid rupees 50 per kg, which will be directly transferred to the bank account. The collected Pirul will be bagged and processed and sold to the industries for a further use. मतलब ये माना जाता है कि जो ये पाइन ट्री लीव्स है ड्राई, इससे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आग फैल रही है, ताकि वो कलेक्ट करे, बोरे में भर के हमारे पास लाए, ताकि उसे आग फैले ना और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। इस चक्कर में 1-1 किलो के बदले में 50 रुपए, तो शाम को 10 किलो आगे तो 500 रुपए, यानी शाम का इंतजाम पूरा है। ठीक है, तो वो इंतजाम जो है वो पूरा कर दिया जाए। ठीक है, उसी तरीके से देखो इतनी ज्यादा फॉरेस्ट फायर हो रही है कि इंडियन एयरफोर्स को लाना पड़ रहा है ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए। और इंडियन एयरफोर्स आता है, उसने क्या, बम्बी बकेट ऑपरेशन, क्या बम्बी बकेट ऑपरेशन जो है वो किया है फॉरेस्ट फायर को कंटेन करने के लिए उत्तराखंड में। सिर्फ आएगा आईएफएफ कंडक्ट्स बम्बी बकेट ऑपरेशन, लिखा जाएगा टू चेक द प्रेपरेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू कॉम्बैट, ऐसा लिख के आएगी। थोड़ी आएगा फॉरेस्ट फायर को करने के लिए भी इंडियन एयरफोर्स का कोई ऑपरेशन होगा, तो ट्रैप करना बड़ा आसान है। तो इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो बम्बी बकेट ऑपरेशन जो है रिसेंटली लॉन्च किया है, जो कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर को कंटेन करने के लिए लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है वो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जो है इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किए हैं, जिसके तहत 4500 लीटर का वाटर जो है वो अफेक्टेड एरिया में जो है वो डाला जा रहा है, ताकि हमारे पास क्या हो सके, जो फॉरेस्ट फायर जो काफी ज्यादा भड़की है उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। क्लियर है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बम्बी बकेट ऑपरेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स इज रिलेटेड टू व्हाट? तो बम्बी बकेट से इतना कोई आपको आइडिया नहीं लग रहा, हो सकता है कुछ भी हो जाए वो तो ऑपरेशन। तो इतने एयरफोर्स इतने ऑपरेशन लॉन्च करती है, पता नहीं कॉम्बैट होगा, क्या होगा, सो होगा। अदर ऑपरेशन भी आपको जो पता होनी चाहिए साथ में, देखो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक है, ईरान ने लॉन्च किया इजराइल के तहत, ये भी आपके लिए साथ में लाया गया ताकि सारे ऑपरेशन एक जगह ही कवर आपके हो जाए। अभी मैंने कुछ दिन पहले, मतलब कुछ क्लासेस पहले आपको बताया था, ट्रू प्रॉमिस जो है ईरान ने जो इजराइल के खिलाफ एक्शन लॉन्च किया है उसका नाम जो है वो दिया हुआ है। उसी तरीके से ऑपरेशन अजय टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम इजराइल, इजराइल से भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन कावेरी टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम सूडान, सूडान से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन है? कावेरी। ऑपरेशन करुणा टू हेल्प म्यांमार अफेक्टेड बाई साइक्लोन मोचा, जो साइक्लोन के द्वारा म्यांमार इफेक्ट हुआ था उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए ऑपरेशन करुणा। एंड ऑपरेशन दोस्त
हेल्प टू अर्थक्वेक अफेक्टेड टर्की। टर्की जो अर्थक्वेक से अफेक्ट हुआ था उसके लिए कौन सा ऑपरेशन था दोस्त? तो ट्रू प्रॉमिस ईरान ने इजराइल पे, ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए, करुणा म्यांमार जो अफेक्ट हुआ था साइक्लोन से उसको रिलीफ देने के लिए, एंड ऑपरेशन दोस्त जो टर्की अर्थक्वेक से अफेक्ट हुआ था उसको हेल्प करने के लिए। तो ये प्रोमिसेस आप जो ये ऑपरेशंस है वो रिसेंट टाइम ने भारत में चलाए हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में आपसे आ सकते हैं कि ऑपरेशन दिए गए हैं, मैच नंबर 2 दिया गया है, आपको मैच करने के लिए दिए गए हैं, तो ये ऑपरेशंस की जानकारी आपसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। ठीक है जी, क्लियर है नहीं क्लियर है? बढ़े आगे। मणिपुर लॉन्चेस स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स। आपको पता है मणिपुर में कुकी एंड मेटीज वाला मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस भी किया था, उसी आग में अभी भी जो है वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। तो मणिपुर ने जो है एक स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव किया है ताकि जो अफेक्टेड एरियाज के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई अफेक्ट ना करें और उनको पढ़ाई मिलती रहे। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव कौन सी स्टेट में रिसेंटली जो है वो स्टार्ट किया गया है, उसका मकसद क्या है। जनरली स्टेट आता है, स्कूल्स ऑन व्हील इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच स्टेट, सीधा स्टेट आपके पास पूछ दी जाएगी, मणिपुर, मेघालय, असम, मिजोरम, इस तरीके के आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको वो ऑप्शन से पता होना चाहिए। आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि जो रिसेंटली जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो मणिपुर में क्रिएट हुई है। मणिपुर में कुकी मिट्टीज के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चला और वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, या जा भी पा रहे तो हुआ क्या है, बहुत सारी जगह स्कूल ही जला दिए गए, तो स्कूल है ही नहीं, तो स्कूल ऐसा तो है नहीं एक दिन में बन जाएंगे, 3 पटरी का ही बन सकता, बाकी जो नॉर्मल स्कूल बनाने में तो समय लगेगा, बिल्डिंग आपको क्रिएट करनी पड़ती है, स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, तो उस चीज के लिए जो है वो स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, मणिपुर से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। आईसीआई बैंक्स ने जो है वो यूपीआई जो है वो एनआरआईज के लिए भी जो है वो स्टार्ट कर दी है। यूपीआई तो आप सभी लोग जानते होंगे, 2016 में हुई है लॉन्च, किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सवाल यह है कि आईसीआईसीआई बैंक इंट्रोड्यूसेस यूपीआई फॉर एनआरआईज थ्रू इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स। कि जनरली यूपीआई जो है इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से एनआरआईज के लिए जो है वो तैयार नहीं थी, लागू नहीं थी, आईसीआई बैंक ने वो भी कर दिया। तो आईसीआई बैंक हैज रोल्ड आउट अ न्यू फैसिलिटी अलाउइंग नॉन रेजिडेंट इंडियन कस्टमर टू मेक यूपीआई ट्रांजैक्शन इन इंडिया यूजिंग देयर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। कि किसने, आपने सवाल रखता है कि किसने जो है नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी गैर निवासी भारतीयों के लिए जो है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया है, जिसके तहत वो अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से भी जो है वो भारत में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आंसर आपके पास रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। इस तरीके के बैंक भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जनरली बहुत हाईलाइट नहीं होती ऐसी न्यूज़ें, और जब हाईलाइट चीजें न्यूज नहीं होती तो ऐसी न्यूज़ें जो है जो न्यूज हमारे पास है वो फेवरेट बन जाती है पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि इस पर ट्रैप करना आसान है। वो एचडीएफसी लिख के दे देगा, वो एसबीआई लिख के दे देगा, वो पीएनबी लिख के दे देगा, तो जैसे ही वो लिख के उसने दिया तो उसमें आप ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको जो है वो पता होना चाहिए। बाकी ये तो आपको पता ही है कि यूपीआई क्या है। 2016 में नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए यूपीआई किन किन, जैसे किन किन कंट्रीज में ये अभी अप्लाई होने वाला है। स्टार्टिंग में यूएस, यूके, यूई, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर और सऊदी अरेबिया जैसे देशों में जो है वो पहले आईसीआई इसको टेस्ट करेगा, ट्राई करेगा, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर उसके बाद जो है वो पूरे विश्व के लिए इसे जो है वो ओपन कर देगा। ठीक है, क्लियर है? आपको ये भी पता होना चाहिए यूपीआई कितने देशों के साथ हो रही है, ट्रांजैक्शन कितने देशों के साथ बढ़ रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपको नोट डाउन कर लेना है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? किसके साथ स्टार्ट हुई यूपीआई? 2 ऑप्शन, हाँ, नेपाल के साथ सबसे पहले जो शुरुआत हुई है, पर बहुत सारे अगर आप न्यूज में देखें तो भूटान भी, पहला ट्रांजैक्शन जो हुआ था वो भूटान के साथ हुआ है, पर लॉन्च भारत ने बोला नेपाल में कर दी थी। तो डिपेंडिंग ऑन सवाल कैसा आ रहा है। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया ओवरटुक जापान टू बिकम वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023। कि भारत ने जापान को पीछे करके जो है भारत जो है वो सोलर पावर के जनरेशन में 30 नंबर पर पहुंच गया। ड्यू टू रैपिड ग्रोथ इन इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी, इंडिया बिकेम द 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन द 2023. The 5th Global Electricity Review report published by the United Kingdom-based global think tank Ember said that India, which was ranked 9th in 2015, jumped to the 3rd position in 2023, overtaking the Japan. And India saw the world's 4th largest increase in solar generation in 2023, behind China, US and Brazil. अब देखो, इस पे सवाल बड़ा अच्छा बन सकता है आपके पास सोलर एनर्जी पे, और ये सभी स्टेटमेंट वो डालेगा कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट कोई और दे देगा नाम लिख के। तो कौन सी है? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक जो है वो देता है, जिसका नाम है एम्बर। वो रिपोर्ट बोलती है कि ग्लोबल जो
इंस्टॉल्ड सोलर पावर की कैपेसिटी है भारत उसमें तीसरे नंबर पे आ जाता है। और 2015 में भारत का रैंक जो था वो 9वां था। अगर 2023 की ही बात करें तो भारत चौथे नंबर पे आता है इंस्टॉल करने में, जिससे ऊपर कौन होते हैं, चाइना होता है, यूएस होता है और ब्राजील होता है। तो तीनों पे सवाल, मतलब 3 स्टेटमेंट अगर उसने सवाल में देनी होगी तो तीनों स्टेटमेंट में से यही दे देगा वो लिख के कि भाई बताओ कि भाई अच्छा सोलर एनर्जी की कितनी हमारे पास अभी रैंक है भारत का ओवरऑल, अच्छा कौन ये रिपोर्ट देता है, अच्छा 15 में उसका रैंक 9th नहीं 10th था, ऐसा दे देगा। फिर वो पूछेगा कि जो सोलर जनरेशन जो 2023 में ही हमारे पास है, भारत चौथे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, ऐसे फंसा देगा। चाइना सबसे ज्यादा है, यूएस दूसरे पे है, या ब्राजील तीसरे पे, या ब्राजील की जगह भारत लिख देगा। इससे आपको फंसाया जाता है। ये टॉप 10 लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ ये 3 पता होने चाहिए। पहले टॉप 3 कौन, क्योंकि जापान को पछाड़ के भारत तीसरे पे होगा, तो जापान चौथे पे होगा, भारत तीसरे पे होगा। उससे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर चाइना है, फिर यूएस है। और अगर बात करें 2023 की, तो भारत चौथे पे, चाइना पहले पे, यूएस दूसरे पे, ब्राजील तीसरे पे और चौथे पे भारत। तो इस पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपके लिए बनने के लिए रेडी है। ये मतलब ये डाटा ऐसा है कि आपको एक क्वेश्चन पूरा जो है वो स्टेटमेंट में भी देना तो दे सकता है आराम से, कि 3 स्टेटमेंट है, यही 3 डाल देगा वो। और कंफ्यूज करने के लिए तीसरे की जगह चौथा, चौथे की जगह तीसरा, तीसरे की जगह दूसरा, दूसरी जगह पहला लिख देगा। फंसाना ही तो है। रिपोर्ट में लिख देगा ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन रिपोर्ट, या कोई भी ऐसी रिपोर्ट भारत की, कोई बोल देगा अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या नीति आयोग ने करी है। तो फंसा तो कैसे भी सकता है। या अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी थिंक टैंक, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट, इतना उस पर बनता है। फंसा तो कैसे भी सकता है। तो ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर्ड इन मेक्सिको। सीधा सवाल आ सकता है कि रिसेंटली द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। कंट्री आपके पास 3-4 लिख के दे दी जाएगी। According to the recent trend या recent data, recent report या recent news, recently seen in the news, world deepest blue hole discovered in which country? ऐसे सीधा लिख के आ जाएगा। Researchers have discovered the world's deepest blue hole located in the Mexico Chetumal Bay named Tamja Blue Hole, जिसका नाम क्या दिखा, तामझाम ब्लू होल जो दिया है। Initially thought to be the second deepest, recent measurement have now recorded it as the depths exceeding the 420 meter below sea level and which is the सबसे बड़ा ब्लू होल जो अभी तक बनता है। अब ये ब्लू होल होता क्या, ये भी लिखा हुआ, ब्लू होल्स आर लार्ज मरीन कैवर्न्स और सिंक होल्स टिपिकली फॉर्म्ड इन लाइमस्टोन और अदर कार्बोनेट रॉक बेड्स। मतलब इस तरीके के हमारे पास जो है होते हैं, जो कि एक तरीके से हमारे पास कहां पे होते हैं, ब्लू होल जो होते हैं, जो लार्ज मरीन बॉडीज होती है उसमें एक सिंक होल की तरह जो है वो देखने को मिलते हैं। दे स्टैंड आउट ड्रामेटिकली एज डार्क ब्लू वाटर फील्ड पिट्स contrasting sharply with the lighter blue of surrounding shallow water। इसलिए डिफरेंस करते हैं कि जो साथ में जो ये स्काई ब्लू वाला जो पानी का कलर होता है उससे बिल्कुल अलग होते हैं, और एक तरीके की हमारे पास जो है वो सिंक होल जो है वो पानी में बने हुए होते हैं। कहां पे फाउंड हुआ है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है। आप इसको ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं, आप इसको एनवायरमेंट में भी ले सकते हैं। आप बोलेंगे एनवायरमेंट के इतने सवाल थे, तो सवाल करंट अफेयर से आते हैं। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इस तरीके की इंडेक्सेस आप देखते होंगे बड़ी ज्यादा आते हैं। आपको पता होना चाहिए इंडेक्स क्या आता है, कितना रैंक भारत का है। तो इंडिया जो है 180 देशों में से जो है 159 नंबर पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आती है कि कितना फ्रीडम जो है वो प्रेस को भारत में देखने को मिलता है। इंडिया रैंक्ड 159 अमंग द 180 कंट्रीज इन द लेटेस्ट एनुअल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन देता है इसको, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको रिलीज करता है। कंट्री नहीं है कोई ये, कि इंडिया का जो रैंक है वो 159-180 कंट्री में से, जो कि एनुअल रिपोर्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की आई है, और रिलीज कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक एक बॉडी करती है। ठीक है, एंड विच इज अ इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इंडिया का रैंक जो है 2023 की लिस्ट में कितना था, 161 था, यानी 2 रैंक बेहतर हुआ है। इस साल 159 है, लास्ट ईयर जो रैंक था वो 161 था, यानी 2 पीछे था। पाकिस्तान जो है वो 7 रैंक बेहतर है भारत से, यानी 152 पे उसको जो है वो पोजीशन मिली हुई है। और इसका रैंक जो था वो 2023 में 150 था। पर ये रैंक आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत का रैंक पता होना चाहिए, लास्ट ईयर कितना रैंक है वो आपको पता होना चाहिए, कौन ये रिपोर्ट देता है, कितनी कंट्रीज में से जो है ये रिपोर्ट आती है। ठीक है, कौन बॉटम में, कौन जो है वो हमारे पास किस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम देखें कि रैंकिंग टॉप कौन कर रहा है, तो देखो नॉर्दी कंट्रीज हर जगह टॉप करिए। नॉर्वे टॉप द रैंकिंग, फॉलोड बाय डेनमार्क एंड स्वीडन एट द थर्ड। तो नॉर्वे सबसे ऊपर है, डेनमार्क दूसरे पे है, और जो बॉटम मोस्ट पे है वो कौन है, एरिट्रिया। एरिट्रिया जो है वो बॉटम मोस्ट पे है, और उससे ऊपर कौन देखने को मिल रही है, सीरिया।
तो एरिट्रिया और सीरिया सबसे नीचे, मतलब एरिट्रिया सबसे नीचे, उससे ऊपर सीरिया, ऊपर से अगर हम देखें तो नॉर्वे, फिर डेनमार्क, और फिर हमारे पास कौन देखने को मिलता है, स्वीडन। तो नॉर्दिक कंट्रीज जो है वो लिस्ट को टॉप कर रही है, जबकि अफ्रीकन कंट्रीज और जो आप बोल सकते हैं कि जो वायलेंस अफेक्टेड कंट्रीज है वो सबसे नीचे हमें देखने को मिलती है। रिसेंट इंडेक्सेस क्या है वो भी आपके सामने दिया है। जैसे रिसेंटली वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स आया जिसमें भारत की पोजीशन 10th थी और टॉप उसे रशिया ने किया था, फॉलोड बाय यूक्रेन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिसेंटली जो आया है, इंडिया की पोजीशन 85th है, टॉप जर्मनी कर रहा है, इटली जापान वगैरह हमारे पास जो है इस रैंकिंग में देखने को मिल रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी हमारे पास रिसेंटली आया है जिसमें इंडिया का रैंक 93rd है, टॉप कौन कर रहा है, डेनमार्क। अगेन आप देखें तो नॉर्दिक कंट्रीज टॉप कर रही है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिसेंटली आया है जिसमें इंडिया का रैंक है 7। तो आपके पास जो है वो कुछ रिसेंट इंडेक्सेस भी जो आए हैं वो भी आपने नोट डाउन कर लेने हैं, ताकि आपको ये आइडिया लगता रहे कि जो इंडेक्सेस आए हैं हमारे पास वो कौन कौन से रिसेंटली न्यूज में बने हुए हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स न्यूज में है जिसमें इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 की। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो आती है, जिसे कौन सी बॉडी रिलीज करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है वो रिलीज करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में हमें जो है वो क्या भी देखने को मिलता है कि भाई हमें रेमिटेंसेस कितने मिल रहे हैं, रेमिटेंसेस कितना मिल रहा है, इस बार कितना मिला है, तो सवाल डायरेक्टली उस पर भी आता है। तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 की आई है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने दी है, जो बताता है कि डिस्प्लेसमेंट में यानी माइग्रेशन में कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल है। मतलब जो युद्ध हो रहे हैं, टकराव हो रहे हैं उसका, और दूसरा जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कितने 281 मिलियन जो है वो ग्लोबली इंटरनेशनल माइग्रेंट बन चुके हैं। कितने 281 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो अगर आप उसे 10 से लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास करोड़ में भी एग्जैक्ट नंबर निकल के आ जाएगा। तो इतने लोग जो है वो इंटरनेशनल माइग्रेंट के रूप में जो है वो रह रहे हैं, जो कि 281 मिलियन है। क्लाइमेट फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल है। कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो चाहे वो किसी भी आधार पर हो, कॉन्फ्लिक्ट उसमें एक बड़ा बड़ा जिम्मेवार है जो फोर्स कर रहा है। और ये भी बोल रहा है कि इंडिया होस्ट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। इंडिया के पास जो है वो, इंडिया जो होस्ट करता है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट को जो है वो वर्ल्ड वाइड होस्ट करता है, विद टोटलिंग 18 मिलियन प्रीडोमिनेटली इन कंट्रीज लाइक द यूएई, यूएसए एंड सऊदी अरेबिया। यानी 18 मिलियन लगभग भारतीय जो है भारत के बाहर जो है वो अलग अलग देशों में रह रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि भारत के लोग सबसे ज्यादा बाहर रह रहे हैं, भारत को रेमिटेंसेस भी बहुत अधिक जो है वो मिल रहा है। कितना मिला है हमारे पास, अगर हम देखें तो 111 बिलियन डॉलर का जो है वो 2022 में भारत को रेमिटेंसेस मिला। रेमिटेंसेस का मतलब है जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उनके द्वारा जो हमारे पास रिसिप्ट मिलती है, यानी वो जो भारत को भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। कितना मिला है 111 बिलियन डॉलर, यानी 100 बिलियन, 100 को जो है उसने क्रॉस कर दिया। तो ये जो है वो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने जो है वो रिलीज हमारे पास करी है। क्लियर है नहीं क्लियर है? इस बात का आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कितने इंटरनेशनल माइग्रेट है, कौन सा ज्यादा पॉपुलेशन इंटरनेशनल माइग्रेंट को होस्ट करता है, कितने लगभग भारतीय जो है वो बाहर रह रहे हैं, रेमिटेंसेस भारत ने कितने ली है, ये सारी चीजें आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चाइनाज चेंगी 6 मिशन। ठीक है, मकसद क्या है कि मून से जो है वो रॉक इकट्ठी करनी है, पत्थर इकट्ठे करके आने, उसके लिए जो है चाइना ने चेंगी 6 मिशन जो है वो भेजा है। चेंगी, ठीक है, तो उसी के साथ रख सकते हैं कि जैसे दिखते हैं वैसे उन्होंने मिशन भेजा भी है अपना, चेंगी मिशन जो है वो भेजा है। ठीक है, मकसद क्या है, मून से रॉक कलेक्ट करके जो है वो लाना है। ठीक है, चेंगी चाइना's मिशन टू द मून्स फार असाइड एम्स टू रिट्रीव 2 किलोग्राम ऑफ सैंपल। थोड़ा बहुत फिर भी नहीं लाना, 2 किलो कम से कम पत्थर जो उठा के लाइए, ताकि अगर बीच में खाना पीना कुछ कम हो जाए तो इन पत्थरों का इस्तेमाल हो सके। नेवर अकम्प्लिश्ड बिफोर, अभी तक किसी ने भी 2 किलो नहीं लाया। एक आधा पत्थर तो आया पर 2 किलो की जरूरत नहीं पड़ी थी तो आया भी नहीं था। तो वो जो है वो जरूरत को पूरा करने के लिए उसे जो है वो लग रहा है कि भाई जो कोई नहीं कर रहा है वो मैं करूंगा। ठीक है, कि अगर कोई किसी को एक पत्थर की जरूरत है तो मैं किलो में पत्थर लेके आऊंगा, जिसको जिस चीज की जरूरत होगी फिर उतने पत्थर वो निकाल के ले जाए। क्लियर है? इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, कोई पूछने वाला इतना ज्यादा मुझे लगता नहीं है कोई आने वाला है, पर थोड़ा सा पता होना चाहिए मून पे है, किसका मिशन है और मकसद इसका क्या है। चलो, कुछ मैप बेस्ड सवाल हमारे पास जो लास्ट वीक में थे वो हमारे को पता होने चाहिए। जैसे सूडान का डरफूर हमारे पास न्यूज में बना हुआ था, तो क्या है ये?
द यूएन वार्न्स ऑफ इमिनेंट स्टारवेशन इन डरफूर सूडान एज एस्केलेटिंग वायलेंस वर्सन द कंट्रीज हंगर क्राइसिस। सूडान में भी जो है वो क्राइसिस चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और यूएन ने वार्न किया है कि भाई भूखमरी की स्थिति जो है वो डरफूर सूडान में हमें देखने को मिल सकती है। सिविल वॉर यानी अपने भीतर ही उनका वॉर चला हुआ है, कब से? अप्रैल 2023 से, जिस वजह से बड़ी डेवास्टेटिंग ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पैदा होगी, यानी खाना पीना लोगों को जो है वो नहीं मिल रहा है, और लोग जो है वो क्या करने लगे हैं, सरवाइव करने के लिए या तो भागने लग गए हैं या कुछ भी चोरी चकारी करना जो है वो शुरू कर चुके हैं। अगर हम इस डरफूर रीजन की बात करें तो ये रीजन जो है वो वेस्टर्न सूडान में देखने को मिलता है, जो कि वायलेंट कन्फ्लिक्ट एरिया से जो है वो भरा हुआ हमेशा रहता है, जिसमें एथनिक टेंशन जो है अरब और अफ्रीकन कम्युनिटीज के बीच में बार बार जो है वो देखने को मिलती है, यानी अरेबियन और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में बार बार कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। मैप पे अगर हम देखें तो इस प्रकार से हमें जो है वो डरफूर जो है वो देखने को मिलता है, जो कि वेस्टर्न सूडान में हमें देखने को मिलता है, और अरब और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है। सूडान की भी बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यानी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, ये देखो अफ्रीका का मैप आपको देखने को मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है, जो कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से साउथ वेस्ट से चड टू द वेस्ट, जो चड टू द वेस्ट, इजिप्ट टू द नॉर्थ, इजिप्ट जो है वो नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है, एरिट्रिया नॉर्थ ईस्ट में, इथोपिया जो है वो साउथ ईस्ट में उसके देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ये डरफूर यानी सूडान के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों चला हुआ है इस समय, और इसका हमारे पास रीजन क्या है। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो, ये तो आपको पेपर में भी देखने को मिली थी, शिंकुला टनल क्यों दोबारा से न्यूज में बनी हुई है। आप देखेंगे एचएस में भी ये क्वेश्चन स्क्रैप हुआ था, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दे दी कि दो मैच कर रहे थे उसमें, और एक है भी एक्चुअली वैसा ही। ठीक है, शिंकुला टनल जो है वो वर्ल्ड्स की हाईएस्ट है, फैसिलिटेटिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी फ्रॉम मनाली टू लेह। इसी वजह से इस पे जो प्रॉब्लम थी कि शुरुआत का पूछा गया एंड या एंड का पूछा गया एंड, क्योंकि चलती तो मनाली से पहुंचती कहां है? लेह में पहुंचती है। लेह में किस में पड़ता है? लद्दाख में। मनाली हिमाचल में पड़ता है। तो उसमें दोनों ही ऑप्शन थे, फिर लोगों को यही पता नहीं लगा कि कौन सा ऑप्शन स्टार्टिंग वाला रखें या एंड वाला रखें। अब इधर से जाएंगे तो लगेगा मनाली स्टार्टिंग, उधर से आएंगे तो लगेगा लेह स्टार्टिंग है, उस वजह से इस चीज को स्क्रैप भी किया गया था। तो शिंकुला टनल जो है बीआरओ के द्वारा जो है वो वर्ल्ड हाईएस्ट टनल के रूप में 15,800 फीट की जो ऊंचाई पे जो क्रिएट करी गई है, पासिंग द चाइनाज मिला टनल, जो कि चाइना की मिला टनल को भी पास करता है। लेंथ अगर हम इसकी देखें, लंबाई देखें तो 4.1 किलोमीटर हमारे पास जो है वो होती है, जो कि निम्मू पदम दारचा रूट पे हमें देखने को मिलती है, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी मनाली से लेह तक हमें पहुंचाती है, और डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर का इससे जो है वो कट होते हुए हमें जो है दिखता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ गए नहीं समझे? तो ये बीआरओ के द्वारा वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल जो है वो बनाई गई है, फैसिलिटेटिंग द ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन मनाली टू लेह, और वर्ल्ड्स की हाईएस्ट टनल है, जो कि 15,800 फीट के ऊपर है, चाइना की मिला टनल को सरपास करते हुए। स्पैनिंग जो इसकी है, मतलब लेंथ जो इसकी है 4.1 किलोमीटर है, जो कि निम्मू पदम दारचा रूट से निकल के हमारे पास जाती है और कनेक्ट करती है मनाली को लेह से। ठीक है, क्लियर है? ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछली बार सिर्फ ये पूछा गया था शिंकुला टनल रिसेंटली सीन इन द न्यूज, हो सकता है इस बार वो स्पेसिफिकेशन पूछ दे, हाईएस्ट टनल, स्मॉलेस्ट टनल, लेंथ इतनी, इस रूट पे पड़ती है, ये चीज को इससे कनेक्ट करती है, तो वैसा भी सवाल बन सकता है, क्योंकि कोई सवाल रिपीट भी हो जाता है। ईडब्ल्यूएस वाला आप सभी लोग जानते भी हैं। ठीक है, ये आपके पास मैप भी देखने को मिल रहा है कि मनाली से लेह कनेक्ट कर रहा है, निम्मू पदम दारचा जो आपको ये देखने को मिली, और शिंकुला टनल आपको वहां पे देखने को मिलती है। कौन से रूट पे? दारचा पदम, जो हमारे पास निम्मू रूट आता है उसमें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मनाली को लेह से कनेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है मुल्ला पेरियार डैम इशू, ये बड़ा ज्यादा बना रहता है न्यूज में, रिसेंटली फिर एकदम से जो है वो रेज हो गया। ये तमिलनाडु और केरला के बीच में इसका बड़ा ज्यादा विवाद जो है वो चलता रहता है। तमिलनाडु एक्यूजेस केरला ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग मुल्ला पेरियार डैम वर्क व्हाइल एक्सप्रेसिंग सेफ्टी कंसर्न। तमिलनाडु ने एक्यूज किया है, बोला है कि भाई केरला ने हमारा काम जो है मुल्ला पेरियार डैम पे जो है वो रोक दिया है, बोलते हैं कि हमें इससे सेफ्टी का बड़ा ज्यादा कंसर्न है। केरला एलिजिडी डिलेज रूटीन मेंटेनेंस इन हिंडरिंग द स्ट्रेंथनिंग एफर्ट्स, की केरला जो है वो जानबूझ के उसकी जो है मेंटेनेंस नहीं करवा रहा है, ताकि इसका जो है वो जो थ्रेट है वो बढ़े, और हम जो है सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा के जो है वो इस पर कंस्ट्रक्शन जो भी हो रही है उसको रोक सके। अभी अगर डैम की बात करें तो ये डैम जो है 126 साल पुराना है, मुल्ला पेरियार डैम, जो कि पेरियार रिवर पे हमारे पास बना है, 126 साल पुराना जो डैम है, जो कि केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में हमें जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन ये डैम ओन भी तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है और मेंटेन भी तमिलनाडु के द्वारा ही जो है वो किया जाता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब केरला इसलिए चिड़ा हुआ रहता है क्योंकि सेफ्टी से रिलेटेड काफी ज्यादा, उसको लगता है कि इतना पुराना डैम है, क्योंकि तो कभी पानी अगर
टूटा है तो हमारे जो लो लाइंग एरियाज है वो बर्बाद या समाप्त भी जो है वो हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। व्हाइल द सुप्रीम कोर्ट अलाउड टू राइज इन वाटर लेवल फ्रॉम दिस टू दिस, केरला हैज एडवोकेटेड decommissioning the dam and building a new one. Tamil Nadu seeks to complete strengthening work and restore the level to 152 feet, ठीक है। मतलब कितना लेवल होगा, 142 फीट के लिए बोला है केरला ने, भाई उससे ज्यादा नहीं हम होने देंगे क्योंकि बड़ा थ्रेट होगा। तमिलनाडु चाहता है उसको 152 फीट तक करे, केरला चाहता है ये डैम खत्म कर दिया जाए और नया डैम अगर बनाना है तो ऑल टुगेदर न्यू कंस्ट्रक्ट किया जा सके ताकि सिक्योरिटी कंसर्न हमारे पास कोई भी जो है वो पैदा ना हो। इस वजह से केरला और तमिलनाडु के बीच में हमें देखने को मिलता है, ये आपके सामने मैप में भी जो है थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि हमारे पास ये इडुक्की रिजर्व भी आता है, इधर हमारे पास पेरियार टाइगर रिजर्व भी आता है, और इस यहाँ पे जो हमारे पास ये पेरियार जो रिवर आती है इसमें हमारे पास रिजर्वर रहता है, वहां पे हमें मुल्ला पेरियार डैम जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अगर पेरियार रिवर के बारे में भी बात करें तो ये केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है, लगभग 244 किलोमीटर स्ट्रेच करती है, और केरला की जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर हमारे देखने को मिलती है, जिसको क्या भी टैग मिला हुआ है, लाइफ लाइन ऑफ केरला का टैग भी जो है वो मिला हुआ है। ये जो है एक पेरेनियल रिवर है, जिसका मतलब है साल के 12 महीने जो ये रिवर चलती रहती है, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द शिवागिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु की शिवागिरी हिल्स है, वहां पे ये ऑरिजिनेट होती है, और पेरियार नेशनल पार्क को पार करते करते जो है वो हमारे पास की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो भी आपके सामने लिखी हुई है। पर आपको ये पता होना चाहिए पेरियार रिवर किसकी सबसे बड़ी रिवर है, लाइफ लाइन ऑफ केरला किसको बोलते हैं, पेरेनियल है या नॉन पेरेनियल फ्लो हमारे पास है, ऑरिजिनेट ये कौन से हिल से करती है, जैसे शिवागिरी हिल्स इन तमिलनाडु से करती है, और पेरियार नेशनल पार्क से भी निकल के जाती है, ठीक है। नेशनल पार्क का नाम भी जो है इसी के ऊपर जो है वो पड़ा, ठीक है। चलो जी, तो आज के चीजें हमारे पास यहीं पे थी, आई होप चीजें आपको पसंद आई होगी, और ये चीजें तभी इंपॉर्टेंट है अगर आप नोट डाउन करते हैं, अदरवाइज ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार हमारे पास कुछ ज्यादा अच्छी न्यूज थी जो कि अगर आप कनेक्टिविटी से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।